वेलकम बैक टू आर एस फॉर फ्री। आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का ज्योग्राफी के अंदर वो रहेगा राजस्थान की झीलें या लेक्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान में देखिए दो प्रकार की झीलें या लेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार के पाए जाते हैं? एक तो वो हैं जो कि हैं खारे, खारे मतलब सॉल्ट इन नेचर। ठीक है, जबकि दूसरे जो हैं वो हैं मीठे पानी के, मीठे पानी के कहूँ या मैं कहूँ इन्हें फ्रेश वाटर के। ठीक है, तो हमें ये दो प्रकार की झीलें पढ़नी है राजस्थान में और यही टॉपिक रहेगा। मैं कोशिश करूँगा आज एक ही लेक्चर में इसको समाप्त कर दूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस पर से सवाल आने की संभावना है क्योंकि इस बार स्पेसिफिक मेंशन किया गया है प्री के अंदर। पिछली बार प्री में मेंशन नहीं था लेक्स, इस बार मेंशन किया गया है तो क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सॉल्टी लेक्स, जो मतलब खारे पानी के जो हमारे यहाँ पे झीलें हैं राजस्थान में। पहले उनकी बात करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए जो पहली झील आई खारे पानी की, पहली झील मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्टी लेक्स या खारे पानी की झीलें। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहली झील सबसे इम्पॉर्टेंट झील सॉल्टी लेक जो राजस्थान की है वो है सांभर। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा सांभर का। ठीक है, सांभर लेक या सांभर झील। ठीक है, इसकी अगर मैं स्थिति की बात करूं तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। सांभर लेक है तो कुछ इसका हिस्सा इस तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, ये वाला एरिया जयपुर में है। ठीक है, ये नागौर में है और ये वाला एरिया अजमेर में आता है। मतलब ये जो झील है ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा शेयर की जाती है। लेकिन जो सांभर कस्बा है, सांभर टाउन भी है राजस्थान में। ठीक है, सांभर केवल झील नहीं है, सांभर टाउन भी है, सांभर कस्बा भी है। वो किसका पार्ट है? जयपुर का। ध्यान रखिएगा, सांभर कस्बा जयपुर में आता है, जबकि सांभर झील जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा शेयर की जाती है। इसके अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका जो एरिया है वो तकरीबन है 256 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी 256 स्क्वायर किलोमीटर। केवल मेंस में अगर आंसर लिखना हो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सांभर लेक तब ये काम आएगा, बाकी आपसे नहीं पूछने वाला है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। सांभर झील जो है दरअसल अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, तो दरअसल ये एक सॉल्टी लेक होने की वजह से इसका कह सकते हैं कि जो जब टेथिस सागर वगैरह के जो अवशेष थे उन्हीं से दरअसल ये झील बनी है। दरअसल होता क्या है, कुछ नाले हैं छोटे छोटे से जो अपना पानी इसके अंदर गिरा देते हैं और वो पानी जो यहाँ का सॉल्टी बेड है, दरअसल ये ज़मीन है पूरी यहाँ की सांभर लेक की, वो अपना अपने सॉल्ट इन नेचर है तो पानी अपने आप क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये कहलाई खारी झील। तो कौन कौन से नाले हैं छोटे छोटे से जो इसके अंदर आके पानी गिराते हैं, मैं उनका नाम लिख देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने नदियों में 2 के नाम तो बताए थे, 2 के नाम वापस बता रहा हूँ आप लोगों को। रूपनगढ़ और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मेंढा या मंथा, ये मैंने आपको नाम बताया था। मंथा की जगह कुछ किताबों में मेंढा भी मिल जाता है, आप परेशान ना हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा 2 छोटे छोटे नाले और हैं या इनको लोकल नेम में हम नदी भी बोल देते हैं, खारी और खंडेला। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा ये 4 जो छोटे छोटे नाले हैं या स्ट्रीम्स हैं ये अपना पानी किस में गिराते हैं? सांभर में, और सांभर में इसी से पानी आता है। ख़ास तौर से मानसून जब बरसात होती है तभी इसके अंदर पानी आता है, फिर धीरे धीरे वो उड़ता रहता है साल भर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सांभर लेक जो है यहाँ पे नमक का उत्पादन भी किया जाता है। आप लोगों को पता होगा राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है और नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में सांभर झील से ही होता है। ठीक है, तो जो नमक का उत्पादन किया जाता है सांभर झील से वो करता है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। ठीक है, ये एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, तो यहाँ से ये नमक निकालता है।
नमक निकालने के लिए जो यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की जाती है उसका एक हिंदी में स्पेसिफिक नेम है, उसका नाम है क्यार पद्धति। उसका नाम है क्यार पद्धति। ये क्या होती है थोड़ा समझ लें आप लोग। जैसे मान लीजिए ये लेक है, सांभर लेक है, तो सांभर लेक में नमक निकालने के लिए क्या करते हैं, पानी को रोकने के लिए क्यारियाँ बना देते हैं। क्यारियाँ मतलब अब इंग्लिश में कहूँ तो मैं इस तरीके से रोज़ बना देते हैं, इस तरीके से रोकने के लिए। इनके बीच में पानी ठहर जाता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे एवापोरेट होता है। एवापोरेट होता है तो जो नमक आता जाता है उसको साइड में वो इकट्ठा करते जाते हैं, छोटे छोटे माउंट बना देते हैं आसपास, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है, क्यार पद्धति। और उसी से क्या निकालता है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, नमक निकालता है, ठीक है। क्यार पद्धति, क्यार टेक्निक है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ अगर, तो ऐसी मान्यता है, मेरी बात सुनिए, मान्यता है कि सांभर झील का जो निर्माण है वह किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। ये वासुदेव चौहान है कौन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ऐसी मान्यता है, ठीक है, ऐसा वास्तविकता में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के अंदर तो जो जियोग्राफिकल हमें एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पे हम कोई बात करते हैं। लेकिन हिस्ट्री के अंदर कई बार क्या होता है, बातों को बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाता है किसी शासक की महानता बताने के लिए, लेकिन वो सभी चीज़ें हमेशा सत्य नहीं होती। तो ऐसा कहीं ना कहीं किसी जगह पे लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान ने इसे बनाया था, ठीक है, जबकि वास्तविकता में ये एक प्रकार से प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, बट फिर भी लिखा हुआ है। और वो एक ऐसी जगह लिखा हुआ है जो कभी कभी हम हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अदरवाइज इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वासुदेव चौहान कौन थे, ये जो हमारे यहाँ पे महान चौहान राजवंश जो हुआ है, जिससे पृथ्वीराज चौहान भी बिलोंग करते थे, जिस चौहान राजवंश को, ये उसी के संस्थापक थे, ठीक है। वासुदेव चौहान बहुत पुरानी बात है, अब से तकरीबन 1200 से 1300 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो ये लिखा गया है एक बिजौलिया शिलालेख में। बिजौलिया में एक शिलालेख मिला था, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बिजौलिया शिलालेख। वहाँ पे बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, उनमें से एक बात ये भी लिखी हुई है कि वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण कराया था, क्योंकि वास्तविकता में बात सही नहीं है। ये झील जो है नेचुरल है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं सांभर झील के ऊपर और क्या बातें पूछ सकते हैं आप लोगों से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे नमक तो मिलता ही है, नमक का मतलब होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड तो मिलता ही है यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड के अलावा यहाँ पे सोडियम सल्फेट भी मिलता है, सोडियम सल्फेट भी मिलता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट का भी यहाँ से प्राप्ति की जाती है। ये सब काम कौन करता है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट भी निकलता है यहाँ से, सोडियम बाइकार्बोनेट भी निकलता है यहाँ से। आप लोगों को इनके फार्मूला पता होने चाहिए, 9th-10th क्लास के अंदर इनके फार्मूले लिखाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, NaHCO3, और सोडियम सल्फेट का होगा Na2SO4, ठीक है। NaCl होता है, NaCl तो मैं लिख दिया, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये वाले भी नमक, ये भी देखिए एक प्रकार के नमक ही होते हैं। हम जनरली इसी को केवल नमक बोलते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार के नमक ही हैं, ठीक है। तो ये वाले प्रकार के नमक भी हमें सांभर से ही मिलते हैं, लेकिन खाने योग्य केवल कौन सा होता है, NaCl, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने में यूज़ करते हैं। तो ये सारे नमक हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, सांभर झील से, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और बात इसके बारे में। जो सांभर लेक है, सांभर लेक को रामसर साइट घोषित किया गया है। अब ये क्या चीज़ है, रामसर साइट, रामसर, इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, रामसर साइट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कोई भी चीज़ करंट में नहीं रही, लेकिन ये चीज़ करंट में रही थी थोड़ी सी, इससे जुड़ी हुई एक चीज़, वो क्या है वो थोड़ा समझना आप लोग। देखिए रामसर एक सम्मेलन हुआ था, ईरान की एक सिटी है रामसर, 1970 के दशक में, शायद 71 या 72 में यह सम्मेलन हुआ था, और अलग अलग देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और एक वहाँ पे प्रतिबद्धता दर्शाई थी उन लोगों ने, एक प्रकार का आप कह लें कि उन्होंने एक
शपथ ली थी वहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जो नेचुरल अकरिंग वाटर के जो रिजर्वायर्स हैं, जैसे लेक्स हो गए, झीलें हो गई, इनको हम लोग कंजर्व करेंगे और यहाँ पे जो फलने फूलने वाले अलग अलग पक्षी या यहाँ पे कह लें जो वाइल्ड लाइफ है, उनका हम कंजर्वेशन करेंगे, यहाँ के रिसोर्सेज को हम कंजर्व करेंगे, उनका हम एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देंगे। तो ये जो बात कही हुई थी सभी देशों के बीच में, एक प्रकार से कह लें समझौता जैसा कुछ हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? रामसर में हुआ था। तो रामसर में जब हुआ तो उसकी वजह से जिन जिन लेक्स को कंजर्व किया जाने लगा, उन लेक्स को नाम दिया जाने लगा रामसर साइट्स। इंडिया के अंदर बहुत सारी रामसर साइट्स हैं, हमें केवल राजस्थान की रामसर साइट से मतलब होना चाहिए अभी, एट प्रेजेंट। बाद में हम देखेंगे इंडिया की कौन कौन सी हैं, लेकिन अभी के लिए हमें केवल किससे मतलब है? राजस्थान की, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर एक रामसर साइट तो कौन सी हो गई? सांभर, ठीक है। केवल मैं आपसे कह रहा हूँ रामसर साइट्स का मतलब झीलों से होगा, लेक से होगा, और किसी चीज़ से नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो हो गई सांभर जो राजस्थान में है। और कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं तो आपको बता दूं, केवला देव जो घाना, ठीक है, भरतपुर के अंदर, जो हमारे राजस्थान के भरतपुर के अंदर जो बर्ड सेंचुरी है, जिसे केवला देव घाना नेशनल बर्ड सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। दरअसल मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा छिछला पानी है, कहूँ मैं एक प्रकार से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दलदली पानी है, जिसके अंदर जो पक्षी हैं वो उनको आसानी से खाना उपलब्ध हो जाता है। काफ़ी सारी मछलियाँ हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे शैवाल हैं, ठीक है। तो उस वजह से उनको काफ़ी सारा वहाँ खाना उपलब्ध हो पाता है, और उसे हमने कंजर्व कर रखा है, ठीक है। तो दूसरी जो रामसर साइट है राजस्थान के अंदर है, वो केवला देव। और तीसरी एक और प्रपोज्ड है, ठीक है, वो हम चाहते हैं कि वो भी हम लोग बना दें, वो है मानसागर तालाब, सॉरी मानसरोवर नहीं, मानसागर तालाब, जो जयपुर के अंदर है, जिसमें जग मंदिर बना हुआ है, शायद जग मंदिर ही है, शायद जग मंदिर है, ठीक है। जल महल है, सॉरी जल महल है, जिसके अंदर जयपुर के अंदर वो मानसागर तालाब। जब आप लोग जयपुर में जब आप लोग नाहरगढ़ की तरफ जाते हैं या आमेर की तरफ जाते हैं पुरानी सिटी से, तो राइट हैंड साइड पे जो तालाब आता है मानसागर तालाब, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये प्रपोज्ड है, अभी तक बना नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान में केवल 2 ही रामसर साइट्स हैं, केवला देव और सांभर झील। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें जो रामसर साइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे खासतौर से विदेशी पक्षी आते हैं और उनकी प्रजनन स्थली होती है, जहाँ पर उनको काफ़ी सारा खाना मिल जाता है और उनके बच्चे इजीली बड़े हो जाते हैं। खाना में क्या होता है इनके मेजरली, ये लोग खाते हैं शैवाल, जो पक्षी होते हैं खासतौर से शैवाल और मछलियाँ खाते हैं, ठीक है। शैवाल को हम लोग एल्गे बोलते हैं, ठीक है। और जो सांभर झील है, सांभर झील के अंदर स्पाइरुला नामक एल्गी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। स्पाइरुला नाम की एल्गी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, जो हाई प्रोटीन कंटेंट लिए होती है, ठीक है। स्पाइरुला नाम की एल्गी बहुत ज़्यादा मिलती है सांभर झील में, जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, मोर देन 60% प्रोटीन उसके अंदर होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है जो पक्षी होते हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, जहाँ तक मेरी समझ है सांभर झील के ऊपर, वो समझिएगा। 2019-20 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विदेशी और देसी जो पक्षी थे उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। सांभर झील में कई हज़ारों पक्षी जो थे वो यहाँ पे हर दिन यहाँ पे मृत पाए जाते थे। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे रिसर्च की साइंटिस्ट ने, तो पता लगा कि उनमें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका था सभी के अंदर, और उसकी वजह से एक बीमारी आई थी। अब से 1.5-2 साल पुरानी बात है, ठीक है। वो बीमारी जो थी उसका नाम था एवियन ब्यूटोलिज्म। ध्यान रखिएगा, इस बीमारी का नाम एवियन ब्यूटोलिज्म किताबों में नहीं है, एक करंट की न्यूज़ थी और 1-1.5 साल पुरानी बात है, 2018 में नहीं पूछी गई एग्ज़ाम के अंदर। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए कह रहा हूँ ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। एवियन ब्यूटोलिज्म की वजह से कहाँ पर पक्षियों की मृत्यु हुई थी राजस्थान में, तो ध्यान रखिएगा सांभर की बात है। और सांभर में क्यों पक्षी आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो क्या है, एक रामसर साइट है, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी और आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसमें बार बार नहीं घुमाऊंगा बात को, ठीक है। चलिए अगली झील पे हम लोग चलते हैं, जो कि सॉल्टी लेक है। अगले सॉल्टी लेक पे हम लोग चलते हैं।
चलिए अगला जो सॉल्टी लेक इंपॉर्टेंट लेक आया वो आया पचपदरा। ठीक है, कहाँ पर है? बाड़मेर में। यहीं पे हमारी रिफाइनरी भी बन रही है, पचपदरा में, बाड़मेर में। ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, इस बार भी आने की संभावना है पचपदरा की रिफाइनरी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो पचपदरा बाड़मेर में हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट खारे पानी का लेक है या कहूँ झील है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर एक फैक्ट है कि यहाँ का जो यहाँ से हम लोग जो निकालते हैं सॉल्ट, उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ NaCl है। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ NaCl हमें किस लेक से मिलता है? पचपदरा से मिलता है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक नमक का कंसंट्रेशन, सर्वाधिक नमक की कंसंट्रेशन, आप देख लीजिए कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नमक का सर्वाधिक कंसंट्रेशन कहाँ पे है? पचपदरा के अंदर है। और हम नमक कौन सा निकालते हैं? जो निकालते हैं उसके अंदर से NaCl निकालते हैं, मतलब सभी के अंदर से जो मैक्सिमम मिलता है हमें वो कहाँ मिलता है? NaCl इसी वाली पचपदरा से मिलता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं, मैं कह रहा हूँ कंसंट्रेशन NaCl का कहाँ मिलता है? पचपदरा में मिलता है। ठीक है, नमक मतलब NaCl। ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझ पाए इस बात को तो दोबारा समझा देता हूँ कि जो हम लोग रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं किसी झील से, उसमें सभी प्रकार का नमक होता है। NaCl भी होता है, Na2SO4 भी आता है, ठीक है, NaHCO3 भी होता है, Na2CO3 भी होता है। उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा NaCl हमें पचपदरा से मिलता है। इस लाइन का मतलब ये है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होगी आपकी बात। ठीक है, आगे इसके बारे में एक दो बात और। यहाँ पर जो पचपदरा बाड़मेर में, यहाँ पे पुराने समय से एक जाति है खारवाल जाति। यह खारवाल जाति ट्रेडिशनली पचपदरा में नमक बनाने का काम करती है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, पुराने ज़माने से बनाते आ रहे हैं, तो इनकी टेक्निक जो थी, पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक थी। ये क्या करते थे, एक झाड़ी लिया करते थे, झाड़ी से पानी के ऊपर इस तरीके से फेरा करते थे, तो उसके अंदर क्या होता है, नमक चिपक के आ जाया करता था, उसे झड़ा लिया करते थे और नमक निकाल लिया करते थे। ठीक है, तो खारवाल जाति का काम क्या था? नमक निकालने का। ठीक है, किस लेक से? पचपदरा से। ठीक, चलिए अगले लेक की बात करते हैं। पचपदरा के बाद डीडवाना। डीडवाना ये कहाँ है? नागौर में है। डीडवाना में हमें जो नमक मिलता है वो किस प्रकार का मिलता है? Na2SO4 प्रकार का। ठीक है, इसका मतलब ये खाने योग्य नमक नहीं है। इसका इस्तेमाल जनरली किस में किया जाता है? केमिकल्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नामक कारखाना है, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, जो यहाँ से Na2SO4 को निकालती है डीडवाना से और केमिकल्स बनाने में यूज़ करती है। ठीक है, डीडवाना मतलब यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो लेक्स आते हैं उनकी केवल आपको लोकेशन पता होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके ऊपर बातें नहीं हैं बहुत सारी। वास्तविकता में आपको कहूँ मैं, अगर क्वेश्चन बनता है सॉल्टी लेक्स के ऊपर तो मेजॉरिटी 50% चांसेस हैं कि वो केवल सांभर से ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एक दो बातें आपको ऐसी भी बताई जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाकी सॉल्टी लेक्स के अंदर आपको केवल इनकी लोकेशन याद रखनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो बाकी जो बची हुई हैं मैं उनके भी नाम लिख देता हूँ। लूणकरणसर। ठीक है, कहाँ है लूणकरणसर? बीकानेर में है। ये भी खारे पानी की झील है। ठीक है, और कौन सी है? फलोदी में भी है। फलोदी कहाँ पे है? जोधपुर में है। इसके अलावा कावोद कहाँ पे है? जैसलमेर में है।
कावोद के बाद रेवासा। रेवासा कहाँ है? सीकर में है। इसके बाद ताल छापर, ताल छापर चूरू में है, ठीक है। इसके बाद डेगाना, डेगाना नागौर में है, ठीक है। कुचामन, कुचामन सिटी आप लोगों ने मेरे ख्याल से नाम सुना होगा, कुचामन, ये नागौर में है। एक और है बाप, ये जोधपुर में है, ठीक है। लिख लीजिएगा आप लोग। अब इनमें से काफ़ी सारे ऐसे नाम आ रहे होंगे आपके सामने जो आप लोगों ने शायद जब मैंने फिजियोग्राफिक रीजन्स पढ़ाए थे राजस्थान के तब आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे ताल छापर हो गया, बाप हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था रण में अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने पढ़ाया था आपको कि रण कहाँ कहाँ पे हैं राजस्थान में। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, इसमें ताल छापर था, काबोद था, ठीक है, और बाप था, बाकी नहीं थे, ठीक है। तो दरअसल रण क्या है? रण भी तो एक पानी का स्टोरेज है जो टेम्परेरी बन जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी कि जनरली वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? झील भी बोल देते हैं। तो एक ही बात है, रण भी एक प्रकार की क्या है? झील ही है, और उनको मैंने यहीं पे लिखा है। तो वो झीलें दरअसल यहाँ पे कवर हो रही हैं अब, ठीक है। वो बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कि इनको रण अलग मानूँ, झीलों को अलग मानूँ, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम हैं। अब होता क्या है, जनरली याद नहीं रख पाते बच्चे, और मैंने भी देखो ये ट्रिक कहीं यूट्यूब से सीखी है, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है नाम याद रखने की? तो थोड़ा सा नाम याद रखने की आप लोग ट्रिक देख लो, मुझे तो ठीक लगी। और अभी क्या है, वक्त ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा मेहनत करने से बचने का तरीका अभी हम ढूंढ लें, बेहतर है। ऐसी ट्रिक्स ढूंढ लें जो समझ में आ जाए इजीली। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोग डायरेक्ट याद करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ ट्रिक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, कुत्ता फाड़े रे, ठीक है। ऐसी कुछ ट्रिक है। सा से सांभर हो गया, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होगा। सांभर हो गया, डीडवाना हो गया, कावोद हो गया, पचपदरा हो गया, लूण करणसर हो गया, कुचामन हो गया, ताल छापर हो गया, फलोदी हो गया, डेगाना हो गया, रेवासा हो गया। तकरीबन जितने आप लोगों ने अभी लेक्स देखे, सॉल्टी लेक्स, वो सारे इसमें कवर हो गए, ठीक है। तो आप ये छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिएगा। मुझे तो लगा कि ठीक है, काम चल सकता है इससे, आप लोग काम चला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो मेरे सारे हुए सॉल्टी लेक्स जो राजस्थान के हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। दोबारा कह रहा हूँ, एवियन ब्यूटोलिज्म का क्वेश्चन पूछने की संभावना है, सांभर से संबंधित है वो क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। वो करंट का क्वेश्चन है, आरएस जैसे पेपर में ऐसी ही चीज़ों को टारगेट करता है, ठीक है। तो छोटे मोटे एग्जाम्स में नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन, लेकिन आरएस में पूछेगा। जब आरएस में बार पूछ लेगा तो छोटे एग्जाम्स में भी वो क्वेश्चन उतर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे फ्रेश वाटर लेक्स की। फ्रेश वाटर लेक्स की बात करेंगे, ठीक है। मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। मैं आप लोगों को अब जो पढ़ाऊंगा फ्रेश वाटर लेक्स, वो अब इस प्रकार से पढ़ाऊंगा। राजस्थान के जो डिविजन्स हैं, ठीक है, राजस्थान के 7 डिवीज़न हैं या रेंजेस हैं। तो 7 रेंजेस के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती हैं एक डिवीज़न या एक रेंज के अंदर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अब यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो डिवीज़न है या रेंज है, उसकी बात कर लेता हूँ। उदयपुर डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उदयपुर संभाग कह लूँ हिंदी में अगर बोलूँगा, उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आएंगे, उन सभी ज़िलों को मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़े से अब आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, कि एक हमारे यहाँ पे राजस्थान को टोटल 7 संभागों में बांटा गया है,
और हर संभाग के अंदर कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, वो सभी मिलकर 33 डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, टोटल 7 संभागों में आती है। तो मैं यहाँ पे उदयपुर संभाग की बात कर रहा हूँ, उदयपुर के आसपास के राजसमंद हो गया और डूंगरपुर वगैरह, इन सब की मैं बातें करूँगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो उदयपुर के अंदर सबसे पहले उदयपुर संभाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो उदयपुर संभाग के अंदर सबसे पहला ज़िला मैं खुद उदयपुर को ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस संभाग के अंदर पहला ज़िला मैंने कौन सा लिया, उदयपुर लिया, उदयपुर ज़िला लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसा आप लोगों को पता है, उदयपुर अपने आप में बहुत सारी इसमें झीलें हैं उदयपुर के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको झीलों की नगरी, ठीक है, नहरों की नगरी, भारत का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, इन सारे नामों से इसको जाना जाता है उदयपुर को, ठीक है, ख़ासतौर से झीलों की नगरी के नाम से। और वो क्यों जाना जाता है अभी आपको पता चल जाएगा जब यहाँ पे आपको झीलों की जानकारी होगी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस झील है उदयपुर की, वो है जयसमंद। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर हम 2-4 बातें कर लेते हैं। बाकी जो बाद में झीलें आएंगी उनके केवल हम नाम लिखते जाएंगे, किस ज़िले के अंदर है वो लिखते जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो वो हम लिख लेंगे साथ में, ठीक है। बाकी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जयसमंद की। जयसमंद कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माण या इसका कंस्ट्रक्शन जो करवाया था, कमीशन इसको जिसने किया था, उनका नाम था महाराणा जय सिंह ने। नाम के ऊपर ही है जयसमंद, ठीक है, तो याद रखने में आसानी रहेगी आपको। दरअसल इन्होंने क्या किया था, ये मान लीजिए यहाँ पे एक झील इन्होंने बनवा दी, ठीक है। कृत्रिम झील है, कृत्रिम मतलब मैन मेड है, ध्यान रखिएगा। जितनी आपको मीठे पानी की झीलें मिलेंगी, मेजॉरिटी ऑफ द झीलें जो हैं वो कृत्रिम हैं, जबकि सॉल्टी जो होती हैं वो सारी नेचुरल होती हैं, ठीक है। जबकि कृत्रिम कौन सी होती हैं, जनरली फ्रेश वाटर वाली होती हैं, वो कृत्रिम होती हैं। जनरली कह रहा हूँ मैं, सारी नहीं होती, जनरली कह रहा हूँ, ठीक है। तो जयसमंद क्या है, कृत्रिम झील है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निर्माण इन्होंने करवाया था। दरअसल क्या है, एक नदी निकल के आ रही है कहीं से, गोमती, ठीक है। ये एक नाल से निकल के, नाल मैंने बताया था आपको क्या होता है, दर्रा होता है दरअसल, ठीक है। तो ये निकल के आ रही है ढेबर की नाल से, ढेबर की नाल मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इस वजह से इस झील का नाम ढेबर झील भी है, ढेबर झील। इसका नाम है, जयसमंद का नाम ढेबर झील भी है, ठीक है। ढेबर आप देख के लिखिएगा। इसका जो टोटल एरिया है वो तकरीबन है 55 स्क्वायर किलोमीटर, जयसमंद की ही बात कर रहा हूँ मैं। और 55 स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, 55 स्क्वायर किलोमीटर अपने आप में। इस वजह से ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजस्थान की। इंडिया की नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, राजस्थान की बोल रहा हूँ। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। इसकी अगर मैं इस साइड की बात करूँ, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे एक पठार है, उसका नाम है लसाड़िया का पठार। मैंने आप लोगों को फिजियोग्राफिक रीजन्स में पढ़ाया था, लसाड़िया का पठार, ठीक है। तो लसाड़िया के पठार के पास कौन सी झील है, जयसमंद झील है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। इसके अलावा इस झील के अंदर 7 टापू हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 7 टापू हैं इस झील के अंदर, ठीक है। और इस झील के पास में कुछ दार्शनिक स्थल बने हुए हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, इस झील के आसपास कुछ दार्शनिक स्थल बने हुए हैं। नलदेश्वर शिवालय बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा रूठी रानी का महल बना हुआ है, रूठी रानी का महल बना हुआ है। इसके अलावा इसके पास में एक चित्रित हवा महल बना हुआ है, ठीक है। इसमें 7 अलग अलग टापू हैं, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया गया था जयसिंह के द्वारा, तो इसका मेन पर्पस था इरिगेशन। इसका मेन पर्पस क्या था, इरिगेशन। इस वजह से, इरिगेशन की वजह से इसमें से 2 नहरें भी निकाली गई हैं, ठीक है।
इस वजह से जयसमंद में से 2 नहरें भी निकाली गई हैं। अगर आपको नाम लिखना है नहरों का तो लिख लीजिए, वैसे कोई नहीं पूछने वाला आपसे। श्यामपुरा और भाट, ठीक है, 2 नहरें भी निकाली गई हैं, लेकिन नाम हम कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी लिख लीजिए आप लोगों का मूड कर रहा हो तो, ठीक है। तो इसके ऊपर जो जानकारी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जयसमंद का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया, ठीक है। ये एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील कैसे बनी? गोमती नदी का पानी जो ढेबर की नाल से आ रहा था उसको रोका गया, ठीक है, और यहाँ पे हमें झील बनाई जयसमंद, ठीक। ढेबर की नाल से आने वाले पानी की वजह से इसको ढेबर की झील भी कहा जाता है। ढेबर झील, इसका टोटल एरिया जो है 55 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इस वजह से ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ लसाड़िया का पठार है, ठीक है। इसमें 7 टापू हैं और इसके आसपास कुछ फेमस दार्शनिक स्थल बने हुए हैं, जैसे नलदेश्वर शिवालय है, रूठी रानी का महल है, चित्रित हवा महल है। और इसको बनाने का जो मेन पर्पस था वो था इरिगेशन के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, उनके नाम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहली झील कवर की जयसमंद, जो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। इसके बाद उदयपुर के अंदर ही और कौन कौन सी झीलें हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। दूसरी जो झील आई उदयपुर ज़िले की वो आई पिछौला। जो लोग उदयपुर घूमने गए होंगे उन्होंने डेफिनेटली ये झील विज़िट की होगी, पिछौला झील। पिछौला झील जो बनी थी वो बनाई थी पिच्छू बंजारे ने, पिच्छू बंजारा, ठीक है, चिड़ीमार बंजारा भी कहा जाता है, ठीक है। पिच्छू बंजारे ने बनाई थी और इसको निर्माण करने की जो अनुमति थी, क्योंकि देखिए ये उस समय राजा तो नहीं था वहाँ का, ठीक है, तो जो रूलर थे उस समय के, अनुमति दी थी, किसने दी थी? महाराणा लाखा ने। राणा लाखा भी लिख देते हैं। तो राणा लाखा जी ने अनुमति दी थी पिच्छू बंजारे को पिछौला झील बनाने के लिए, ठीक है। अब पिछौला झील फेमस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बाद में बहुत सारे निर्माण हुए पिछौला झील के अंदर। तो जो फेमस यहाँ पे 2 इमारतें हैं, एक का नाम है जग मंदिर जो पिछौला झील के अंदर है, बीच में है, ठीक है, जग मंदिर, और दूसरी है जग निवास। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पिछौला लेक में 2 बहुत फेमस इमारतें हैं, जग मंदिर और जग निवास। हिस्ट्री के अंदर बात करेंगे कि कौन इनमें जाके रहा था, क्यों रहा था, वो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। किस वजह से रहे थे जाके, कोई एक महाराणा थे जो सब अपना त्याग के और इनमें जाके रहे थे, लेकिन वो तब बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जग मंदिर, जग निवास। इसके अलावा इसके पास में एक चबूतरा है, नटिनी का चबूतरा, ध्यान रखिएगा। नटिनी का चबूतरा किसके किनारे बना हुआ है? पिछौला के किनारे है, ठीक है। और उदय सिंह ने यहाँ पे महल बनवाए हैं, ठीक है, जिसे फर्ग्यूसन ने विंडसर के महल कहा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पिछौला झील के किनारे उदय सिंह ने जो महल बनवाए पिछौला के किनारे, उसे फर्ग्यूसन ने विंडसर के महल कहा। आजकल तो ये महल जो हैं दरअसल बड़ी बड़ी कहूँगा होटल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा आलीशान होटल्स बन चुके हैं, 5 स्टार होटल्स हैं आजकल ये, ठीक है। इसके अलावा इसके किनारे, पिछौला के किनारे एक हवेली है, बागौर की हवेली, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो पिछौला के लिए हैं। पिच्छू बंजारे ने बनाई थी, अनुमति दी थी राणा लाखा ने, मतलब इनके समय बनी थी। जग मंदिर और जग निवास 2 इम्पॉर्टेंट इसके अंदर मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, रिहाइश के लिए ही बनाए गए थे उस समय। आज के समय होटल्स बन गई बड़ी बड़ी। नटनी का चबूतरा इसके पास ही है, विंडसर के महल कहा गया था इन्हें, ठीक है। और बागौर की हवेली भी इसी के पास है, किसके पास? पिछौला के पास, ठीक। चलिए, पिछौला के बाद अगली झील की जो बात करते हैं, जो इससे कनेक्टेड ही है, पिछौला से कनेक्टेड ही है और उदयपुर सिटी के अंदर ही है, वो है स्वरूप सागर।
इसके ऊपर ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इतना समझ लें यहाँ पे पिछौला आती है और यहाँ पे फतेह सागर है। ठीक है, यहाँ का पानी यहाँ चला जाता है, मतलब ये कनेक्टेड है आपस में, और यहाँ का पानी यहाँ चला जाता है, मतलब ये कनेक्टेड है। ठीक है, केवल इतनी सी जानकारी है स्वरूप सागर के ऊपर और कुछ। ठीक, अगली झील नाम आपको पता चल चुका है, फतेह सागर। ठीक है, चौथी झील जो यहाँ इम्पोर्टेंट है वो है फतेह सागर। फतेह सागर, फतेह सागर ने तो दरअसल इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया फतेह सागर। महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, फतेह सागर पड़ गया। अब इसकी कहानी कैसी है थोड़ा समझ लीजिए आप। दरअसल यहाँ पे फतेह सागर के स्थान पर पहले एक तालाब हुआ करता था जिसका नाम था देबाली, देबाली तालाब। ठीक है, इसके स्थान पे एक तालाब हुआ करता था जिसका नाम था देबाली तालाब। अब हुआ क्या, इस देबाली तालाब के किनारे पर एक अंग्रेज़ थे, ड्यूक ऑफ कनॉट। कनॉट नाम, ये नाम वही है जो कनॉट पैलेस आप नाम सुनते हैं दिल्ली के अंदर, बहुत फेमस जगह है, तो वही नाम है कनॉट। ठीक है, तो ड्यूक ऑफ कनॉट जो थे, ये कनॉट नाम जो है ये एक इंग्लिश नेम है, मतलब ये कनॉट एक जगह रही होगी कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, तो वहाँ की बात हो रही है। तो ये ड्यूक ऑफ कनॉट जो थे, मतलब वहाँ के एक ड्यूक आप समझ लें, एक जो हमारे यहाँ पे सामंत हुआ करते थे। ठीक है, उनकी बात हो रही है एक प्रकार से। तो इन्होंने यहाँ पे देबाली तालाब के किनारे एक ऊंची सी दीवार बनवा दी, या मैं कहूँ एक डैम सा बनवा दिया कुछ, जिसकी वजह से देबाली तालाब में खूब सारा पानी भर गया और फिर वो कहलाने लगा क्या, फतेह सागर। समझ आई बात। तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने दरअसल यहाँ पे दीवार बनाई थी, इस वजह से उस दीवार का नाम कनॉट डैम रख दिया गया। ठीक है, कनॉट डैम रख दिया गया। तो कनॉट डैम दरअसल किसका पानी रोकता है, फतेह सागर का, जो पहले क्या हुआ करता था, देबाली गांव। और कनॉट डैम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ड्यूक ऑफ कनॉट ने वो दीवार बनवाई थी, या मैं कहूँ डैम बनवाया था। ठीक है, तो कई बार क्या है, इसको देबाली झील भी कह देते हैं, कई बार इसे कनॉट झील भी कह देते हैं। तो मेरे ख्याल से 3 नाम आप समझ चुके होंगे कि फतेह सागर के क्यों हैं। ठीक है, फतेह सागर तो है ही, देबाली झील भी बोल देते हैं, देबाली तालाब भी बोल देते हैं, या कनॉट झील भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इस सब किसकी बात हो रही है, फतेह सागर की हो रही है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर आगे बात कर लेते हैं। फतेह सागर मेन सिटी में ही आती है फतेह सागर, और इसके साइड में ही फतेह सागर की पाल पे ही महाराणा प्रताप जी का स्मारक बना हुआ है, जिसमें वो घोड़े के ऊपर अपने चेतक के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप जी का स्मारक है, और यहीं पे सोलर ऑब्जर्वेटरी भी है। क्वेश्चन आया था। ठीक है, सोलर ऑब्जर्वेटरी फतेह सागर के किनारे ही, राजस्थान की पहली। ठीक है, क्वेश्चन आया था और कई लोगों ने उसमें यही पूछा गया था कि किस ज़िले में है। ठीक है, सौर वेधशाला राजस्थान में। तो कई लोगों ने उसमें जयपुर लगा दिया था जंतर मंतर को सोचते हुए, लेकिन वास्तविकता में सौर वेधशाला, ठीक है, वो फतेह सागर के किनारे है, उदयपुर में। ये बात ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। इसके अलावा बीच में एक छोटा सा टापू है जिसके ऊपर नेहरू उद्यान बना हुआ है, नेहरू उद्यान है, नेहरू पार्क। ठीक है, फतेह सागर के बीच में है। इसके अलावा इसके किनारे एक और फेमस मॉन्यूमेंट है, सहेलियों की बाड़ी। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी जो बनवाई थी संग्राम सिंह द्वितीय ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाई थी सहेलियों की बाड़ी, जो भी किसके किनारे है, फतेह सागर के किनारे है। ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, इतनी दूर।
ठीक है, तो ये सारी जानकारी किससे संबंधित थी, हमारे फतेह सागर से संबंधित थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और फेमस लेक है उदयपुर का ही, उदयपुर सिटी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, सॉरी उदयपुर ज़िले की बात कर रहे हैं। उदयपुर ज़िले में एक और लेक है 5वें नंबर का, जो है उदय सागर। ठीक है, ये महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था, महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था। किसका पानी रोककर, आयड़ का पानी रोककर, और जब आयड़ इसमें गिरने के बाद जब वो निकलती है दोबारा तो उसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च। ये बात मैं आपको रिवर्स के अंदर बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने करवाया था, महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नाम के ऊपर ही, इनके नाम के ऊपर ही दरअसल इनका नाम रख दिया जाता था, तो याद रखने में आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत नहीं होगी। और इस वजह से उन्होंने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया अब कि किसने निर्माण करवाया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उदय सागर के बाद स्वरूप सागर हो चुका हमारा, उदय सागर हो चुका। ठीक है, तो उदयपुर ज़िले की जो इम्पोर्टेंट झीलें थी वो मैं सारी पढ़ा चुका हूँ। अब उदयपुर ज़िले के बाद और कौन कौन से ज़िले आते हैं उदयपुर संभाग में, मैं उनकी बात करता हूँ। उदयपुर संभाग में और ज़िला जो आया इम्पोर्टेंट, जो हमें पढ़नी है, मैं पहले उन्हें ही पढ़ा रहा हूँ। राजसमंद, राजसमंद ज़िला आया अगला, जो इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ना भी है। ठीक है, तो राजसमंद ज़िले में जो इम्पोर्टेंट झील है वो खुद उसका नाम क्या है, राजसमंद झील। ठीक है, अगली जो झील आई हमारी राजसमंद ज़िले की, उसका नाम क्या है, राजसमंद झील या राज समुद्र। ठीक है, इसका जो निर्माण था वह किसने करवाया, महाराणा राज सिंह जी ने। ठीक है, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि महाराणा प्रताप के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर हुए मेवाड़ के, वो महाराणा राज सिंह ही थे। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, इनके ऊपर करने को बहुत सारी बातें हैं। ठीक, तो महाराणा राज सिंह जी ने निर्माण करवाया था राजसमंद झील का। ठीक है, इन्होंने कैसे करवाया था, समझिए बात को। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक नदी देखी थी, गोमती नदी, जो कि ढेबरनाल से निकल रही थी और जयसमंद झील के अंदर जा रही थी। ठीक है, तो वो नदी क्या होता है, जयसमंद झील में गिरने के बाद दोबारा जयसमंद झील से निकलती है। ठीक, जयसमंद झील से दोबारा निकलती है और फिर वो जयसमंद झील से निकलने के बाद इस राजसमंद झील में जाके समाप्त हो जाती है। मतलब राजसमंद झील में किसका पानी आ रहा है, गोमती का ही आ रहा है। ठीक है, तो गोमती नदी पे दरअसल दो हमने झीलें देखी, एक तो जयसमंद देखी और एक राजसमंद देखी। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है राजसमंद झील, क्योंकि इसके किनारे हमें 25 शिलालेखों का मतलब होता है रॉक इंस्क्रिप्शन। राजा महाराजा अपनी उपलब्धियों को गिनवाने के लिए या आगे फ्यूचर को पता चलता रहे, इसलिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर कुछ अपनी जो उपलब्धियां थी या उनके पुरखों की जो उपलब्धियां थी वो लिखवा दिया करते थे। ठीक है, तो राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेखों के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रशस्ति मतलब अब मैं कहूँ इंग्लिश के अंदर यूलॉजी कहलाता है, एक स्पेसिफिक वर्ड जो है यूलॉजी कहलाता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए प्रशंसा करते हुए कोई बात लिखना, उसे हम प्रशस्ति कह देते हैं। ठीक है, तो 25 शिलालेखों के ऊपर प्रशस्ति लिखी हुई है और ये किस भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और ये किसने लिखवाई थी, 25 शिलालेखों के ऊपर प्रशस्ति इन्होंने ही लिखवाई थी, महाराणा राज सिंह ने ही लिखवाई थी। और लिखी किसने थी, जो लेखक थे वो काम किया था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, रणछोड़ भट्ट तेलंग जी ने ये लिखी थी। ठीक है, 25 शिलालेखों के ऊपर। और ये राजस्थान, क्योंकि अब देखिए 25 शिलालेखों पर लिखी गई है, इस वजह से ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो राजस्थान में मिली, सबसे बड़ी
प्रशस्ति है। प्रशस्ति मतलब यूलॉजी। अगर आप लोग यूलॉजी वर्ड ना लिखना चाहें इंग्लिश के अंदर तो आप सीधे प्रशस्ति लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटने वाला उस चीज़ के बदले में, ठीक है। आप परेशान ना हो, बिल्कुल प्रशस्ति ही लिख दें। हिंदी में ना लिखें, इंग्लिश में लिख दें, ऐसे लिख दें। क्योंकि देखिए यूलॉजी वर्ड ऐसा है जो नहीं पता होता कई लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। कई बार टीचर्स को ही नहीं पता होता है, इस वजह से कह रहा हूँ आप लोगों को प्रशस्ति ही लिख दें। यही वर्ड चलता है, इस वजह से जो चीज़ चलती है वही हमें यूज़ करनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 25 शिलालेख हैं, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और इस प्रशस्ति में प्रशंसा किसकी की गई है? दरअसल क्योंकि प्रशस्ति का मतलब ही क्या है, किसी की प्रशंसा की गई है, तो वो किसकी की गई है? मेवाड़ के इतिहास के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से महाराणा राज सिंह और उनके पुरखों ने मेवाड़ पे राज किया, उनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं, ठीक है। खास तौर से महाराणा राज सिंह के समय क्या क्या हुआ वो सारी बातें लिखी गई हैं किसके अंदर? इस प्रशस्ति में, ठीक है। उनकी प्रशंसा करके बातें लिखी गई हैं। समझ में आ गई मेरे ख्याल से बात। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे महाराणा राज सिंह जी ने एक 9 चौकी पाल का भी निर्माण करवाया था। 9 चौकी पाल, 9 चौकी पाल का भी निर्माण करवाया था। इसका मतलब समझ लें एक घाट बनवाया था इसके किनारे, ठीक है। अगर नॉर्मल भाषा में समझो आपको, इजी लैंग्वेज में, 9 चौकी पाल का मतलब क्या होगा? एक घाट बनवाया था जिसमें 9 चौक थे, ठीक है। 9 चौक थे, उसके अंदर ऐसी पाल बनवाई थी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी किसके ऊपर? राजसमंद झील के ऊपर, ठीक। एक सेकंड रुकिए। इसका भी जो निर्माण कराया गया था वो इरिगेशन पर्पस के लिए ही करवाया गया था, ठीक है। आसपास के इलाके को हरा भरा रखने के लिए, वहाँ पे इरिगेशन हो सके आसानी से, इसीलिए इसका निर्माण कराया गया था राजसमंद झील का, ठीक है। चलिए अगली झील की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैंने सारी बातें जो हो सकती थी राजसमंद झील के ऊपर वो सारी आपको बता दी हैं यहाँ पे। चलिए अगली झील की तरफ बढ़ते हैं। अगली झील जो आती है वो राजसमंद के अंदर ही है और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। नंदसमंद, नंदसमंद, ठीक है। इसको राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफलाइन कहा जाता है। जीवन रेखा या लाइफलाइन कहा जाता है राजसमंद की, क्योंकि पानी राजसमंद को इस नंदसमंद से ही मिलता है, मीठा पानी, ठीक है। तो ये हुआ मेरा राजसमंद ज़िला भी कवर। अब राजसमंद ज़िले के बाद जो अगला ज़िला आता है, अगला ज़िला जो आता है राजसमंद के बाद वो है भाई चित्तौड़। चित्तौड़ ज़िला, चित्तौड़ ज़िले में जो सबसे ज़्यादा फेमस झील है उसका नाम है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक होली प्लेस है, ठीक है। चित्तौड़। इसके बाद जो अगला ज़िला आया चित्तौड़ के बाद वो आया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ज़िला। बांसवाड़ा ज़िला के अंदर जो इम्पोर्टेंट झील है उसका नाम है बाई जी का तालाब। बाई जी का तालाब, बस। इसके बाद अगला जो ज़िला आता है उदयपुर में वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर जो झीलें हैं एक तो है गैब सागर, गैब सागर,
और एक है शैव सागर। नाम याद रखने आपको, ठीक है, और कुछ नहीं पूछने वाला आपसे इनके अंदर। गैब सागर और शैव सागर। गैब सागर का नाम एडवर्ड सागर भी है, एडवर्ड सागर, ध्यान रख लीजिएगा। दोनों कहाँ पर हैं? डूंगरपुर ज़िले के अंदर है, ठीक है। तो इसके साथ मेरा सबसे पहला उदयपुर उदयपुर संभाग कवर हुआ। इसके जो ज़िले थे इम्पोर्टेंट जिनके अंदर हमें नज़र आती हैं ये सारी की सारी नदियाँ, ये लेक्स वगैरह नज़र आते हैं, मैंने उनकी बात की है। इसमें सभी ज़िलों के अंदर लेक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने सबका नाम नहीं लिखा, ठीक है। जैसे प्रतापगढ़ का नाम इसके अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैंने उनके नाम लिख दिए हैं। और आपको याद किसके रखने हैं आपको बता दूं, एक तो ये याद रखिएगा आप उदयपुर ज़िले के सभी लेक्स के बारे में, और राजसमंद से राजसमंद झील के बारे में ध्यान रखिएगा, और चित्तौड़ से मातृकुंडिया, बस मातृकुंडिया, राजसमंद झील, बाकी इसकी जितनी झीलें मैंने बताई हैं सारी याद होनी चाहिए, और कुछ याद नहीं रखना। बहुत मुश्किल है कि और कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बाकी अगर बन जाए तो आप लोगों की किस्मत, ठीक। चलिए, तो उदयपुर संभाग कवर हुआ। ऐसे ही हमें 7 संभाग कवर करने हैं और सभी संभागों की हमें झीलों की बात करनी है। अगला संभाग जो हमारे पास आता है वो है अजमेर। अजमेर पढ़ लेते हैं पहले। अजमेर संभाग, क्योंकि उसके अंदर देखिए एक फेमस झील है, पुष्कर जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में जो पहली हमें झील पढ़नी है, अजमेर की ही झील पढ़नी है। पहला ज़िला आया मेरे पास अजमेर ज़िला, और तो देखिए है भी नहीं वैसे अजमेर के अंदर, ठीक है। अजमेर ज़िले के अंदर जो हमें पढ़नी है पहली झील वो है पुष्कर, पुष्कर झील, ठीक है। पुष्कर झील जो है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये झील ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित एक प्रकार का पहाड़ होता है काला डेरा, इंग्लिश का वर्ड है काला डेरा या काला डेर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का पहाड़ होता है जो कि ज्वालामुखी युक्त पहाड़ होता है। ज्योग्राफी, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह देखते हैं तब की बात कर रहा हूँ। तो जब वो फटता है तो आसपास उसके क्या होता है, लावा बह जाता है। तो उसी से निर्मित, इस काला डेरा से ही निर्मित कौन सी झील है? पुष्कर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी से निर्मित है अब पुष्कर झील। इसके ऊपर और एक दो बातें और पुष्कर झील के ऊपर, क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पुष्कर झील के किनारे ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, और इंडिया के अंदर ये एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा जी की जो वाइफ हैं सावित्री जी, उनका मंदिर भी है यहाँ पे। और ऐसे करते करते छोटे बड़े तकरीबन 400 मंदिर हैं यहाँ पे। कहाँ पे? पुष्कर में, पुष्कर की झील के आसपास। इस जगह का नाम, कस्बे का नाम इस झील के ऊपर ही पड़ चुका है, पुष्कर पड़ चुका है अब तो, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 400 छोटे बड़े मंदिरों की वजह से इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है पुष्कर को, ठीक है। झील का नाम भी पुष्कर और इस कस्बे का नाम भी पुष्कर, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 52 घाट हैं इस झील के किनारे। आप समझ सकते हैं, झील है, झील के किनारे घाट बना दिए, ठीक है। 51 घाट तो भाई देखो पुराने बने हुए थे, लेकिन जब यहाँ पे सम्राट जॉर्ज पंचम की वाइफ आई, ठीक है, इनका नाम था मैरी, ठीक है, तब उनके लिए एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा घाट का निर्माण किया गया और उसका नाम रख दिया गया मैरी घाट। ये कहानी सुना रहा हूँ आपको, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाद में क्या हुआ, इसी मैरी घाट से जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु होती है तो महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ इसी मैरी घाट से बहाई गईं, तो इस वजह से इस घाट का नाम बाद में गांधी घाट भी पड़ गया, ठीक है। तो गांधी घाट दरअसल कहाँ है, कौन सी झील में पड़ता है भाई? पुष्कर में पड़ता है। केवल इसलिए बता रहा हूँ आपको ये सारी कहानी, ठीक है।
तो गांधी घाट कहाँ पर है? पुष्कर में है। टोटल कितने घाट? 52 घाट। ठीक है। और अगर मैं पुष्कर के बारे में बात करूं तो भाई देखिए सबसे पवित्र झील कौन सी, क्योंकि देखिए रिलीजियस पर्पसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पुष्कर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पवित्र झील कौन सी? पुष्कर। और क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं जब वहाँ पे कोई चीज़ बहा देते हैं तो वो एक्चुअली क्या कर रही है, हम तो हमारे दिल से ये सोच के बहाते हैं कि हम एक हमारे रिलीजियस अनुष्ठान वगैरह हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या करती है वो प्रदूषित कर देती है झील को। ठीक है, तो इस वजह सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पवित्र भी है, प्रदूषित भी है। ठीक है, और इस पुष्कर में ही, पुष्कर झील के किनारे ही वर्ल्ड फेमस एक फेयर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे पुष्कर फेयर भी कहते हैं। पुष्कर फेयर या पुष्कर का मेला, आप लोगों ने सुना होगा नाम डेफिनेटली, या इसे कार्तिक का मेला भी कहा जाता है। कार्तिक का मेला या कार्तिक फेयर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के वक्त ये लगता है मेला। कार्तिक महीने में जब पूर्णिमा आती है तब इस मेले का आयोजन किया जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा देशी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं और काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे पशु मेला भी लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। पुष्कर इसके लिए फेमस है, पुष्कर फेयर के लिए। ठीक है, किससे बना है? ज्वालामुखी से निर्मित है। काला डेर एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत होता है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ 52 घाट हैं। ठीक, ये सारी कहानी किसके लिए? पुष्कर के लिए। ठीक, चलिए अगली झील की बात करते हैं, इसको रिफिल कर लेता हूँ मैं। चलिए, पुष्कर के बाद अजमेर ज़िले में, या मैं कहूँ अजमेर सिटी में ही जो फेमस बाकी जो 2 लेक्स हैं, एक का नाम है अन्ना सागर, ठीक है, और एक का नाम है फॉय सागर। फॉय, FOY सागर, हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसे, फॉय, फॉय सागर। ठीक है, अन्ना सागर के बारे में बात करूं तो अन्ना जी थे, या उनका एक्चुअल नाम था अर्णोराज। ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1137 में, आपको याद नहीं रखना। ठीक है, ये मेन सिटी में ही आती है अन्ना सागर। ठीक है, और अन्ना सागर जो है इसको बनाया कैसे गया है, एक यहाँ से नदी बहती है लूणी, लूणी के पानी को रोक के अन्ना सागर में डाला गया है, तो अन्ना सागर का निर्माण हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। दौलत बाग, अगर आप लोग गए हो कभी अजमेर घूमने तो दरगाह के पास ही जो बहुत फेमस झील है अन्ना सागर, उसके पास जो बाग है दरअसल वो बहुत पुराना है, जहांगीर का बनवाया हुआ है, दौलत बाग। ठीक है, इसके अलावा जहांगीर ने यहाँ पे रूठी रानी का महल भी बनवाया था। रूठी रानी का महल, ठीक है, जहांगीर ने ही बनवाया था। और जहांगीर के बाद जब एक बार यहाँ पे शाहजहाँ जी आए, शाहजहाँ आया, इन जो इन्हीं का सुपुत्र था शाहजहाँ, तो उसने यहाँ पे इसी दौलत बाग में ही बहुत खूबसूरती से इसने बारादरी का निर्माण करवाया। बारादरी का, मार्बल का है, बारादरी का निर्माण करवाया। ठीक है, मार्बल की, मार्बल मतलब मार्बल पत्थर की बारादरी बनवाई। किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। किसमें बनवाई? दौलत बाग में ही बनवाई। और ये दौलत बाग किसके किनारे है? अन्ना सागर के किनारे है, जिसका निर्माण वास्तविकता में 1137 में अर्णोराज जी ने करवाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। अन्ना सागर, अन्ना सागर के बाद फॉय सागर की मैं बात कर रहा था। एक ब्रिटिश कह लो आप ऑफिसर थे जिनका नाम फॉय था, और जब यहाँ पे अजमेर के आसपास के इलाके में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, तो उस समय इन्होंने क्या किया था, बांडी नदी के पानी को रोक के फॉय सागर का निर्माण करवाया था। ठीक है, केवल इतनी सी जानकारी इसके ऊपर।
तो अन्ना सागर, फॉय सागर, और अजमेर का सबसे फेमस, अजमेर ज़िले की सबसे फेमस झील पुष्कर। ठीक है, केवल आपको ये याद रखनी है, 3 यहाँ से और कुछ नहीं। ठीक है, तो अजमेर ज़िला कंप्लीट। अजमेर ज़िले के बाद अजमेर संभाग में हम और ढूंढते हैं झीलें। ज़्यादा झीलें नहीं है, बहुत कम है अजमेर के अंदर। एक सेकंड, अजमेर में जो हमें झीलें मिली और वो केवल अजमेर संभाग में, वो भीलवाड़ा में मिली। अजमेर ज़िला, दूसरा भीलवाड़ा ज़िला। भीलवाड़ा ज़िला के अंदर जो हमें मिलती है वो है नाहर सागर। केवल ये एक ही इम्पोर्टेंट है, नाहर सागर, और आपको कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो इसके साथ मेरा अजमेर संभाग भी कंप्लीट हुआ नाहर सागर के साथ। ठीक, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अजमेर के बाद अगला जो संभाग आता है वो है कोटा संभाग। तीसरा संभाग कोटा संभाग। जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके ऊपर मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक है, तो कोटा संभाग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोटा ज़िले की। कोटा ज़िले में 2 ही झील हैं इम्पोर्टेंट, बाकी तो झीलें बहुत सारी हैं। किशोर सागर जो मेन कोटा सिटी में आता है, किशोर सागर तालाब जिसे बोला जाता है, और एक है सावन भादो तालाब। सावन भादो तालाब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोटा संभाग का अगला ज़िला आया बारां ज़िला। बारां ज़िले में केवल एक सीताबाड़ी जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीताबाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है किसको? सीताबाड़ी को, इसलिए सीताबाड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आया झालावाड़। झालावाड़ ज़िला, झालावाड़ ज़िले के अंदर काफ़ी सारी झीलें हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम लोग। गोमती सागर, चंद्रभागा, चंद्रभागा नाम से मेला भी लगता है। ठीक है, मदन सागर, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, गोमती सागर के किनारे भी मेला लगता है, चंद्रभागा के किनारे भी मेला लगता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद भी नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं, मेले के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है जनरली। ठीक है, अब एक और ज़िला बचा है कोटा संभाग का जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, चौथा ज़िला जो कोटा संभाग में आता है बूंदी ज़िला। बूंदी ज़िला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर। जिनको नहीं पता बावड़ी क्या होती है और तालाब क्या होता है, कुआं क्या होता है, वो केवल इस टर्म को गूगल कर लें, इमेजेस देख लें, आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, किस चीज़ को आपको गूगल करना है? इस वर्ड को, स्टेपवेल। बावड़ियों को दरअसल इंग्लिश में स्टेपवेल कहा जाता है। मैं नहीं समझा रहा कैसी होती है, गूगल करके देख लीजिएगा, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बूंदी ज़िले के अंदर क्यों इसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेपवेल कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बावड़ियों का निर्माण किया गया है। कुछ फेमस जो हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, जैसे रानी की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी,
गुल्ला की बावड़ी, भिश्तियों की बावड़ी, भिश्तियों की बावड़ी, भिश्तियों की बावड़ी। इसके अलावा यहाँ पे बावड़ी के अलावा यहाँ पे एक फेमस तालाब है, लेक है, जैत सागर। इस जैत सागर के अंदर ही रात के समय जो यहाँ का फेमस पैलेस है तारागढ़, तारागढ़ की जो परछाई है या मैं कहूँ प्रतिबिंब है, ठीक है, तारागढ़ का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम परछाई बोलते हैं, आप इंग्लिश के अंदर कह लो इमेज है। तो रात के समय जब चांदनी रात होती है तो जैत सागर की जो प्रतिबिंब बनता है वो किस में बनता है, इस जैत सागर में ही बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक और तालाब है जो फेमस है बूंदी का, इसका नाम है नौलखा तालाब, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, इन तीनों के ऊपर से पूछ ही सकता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि तारागढ़ का प्रतिबिंब बनता है, और ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलने वाला। पूरे राजस्थान की आप जीके पढ़ेंगे कि किसी तालाब के अंदर किसी फोर्ट का इमेज बन रही हो, ठीक है। तो इस वजह से जैत सागर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौलखा याद भी नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बूंदी के ऊपर याद रखें, बहुत सारी जानकारी है, ठीक है। तो इसके साथ मेरा कोटा संभाग कंप्लीट। कोटा संभाग के बाद देखते हैं अगला कौन सा संभाग आया। इसके बाद आया मेरे पास भरतपुर। अगला संभाग जो आया शायद चौथा होगा, 1 2 3 4, चौथा संभाग आया भरतपुर संभाग। भरतपुर जोन कह लो, रेंज कह लो, डिवीजन कह लो, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में सबसे पहले हम वही बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, भरतपुर ज़िले की। भरतपुर ज़िला, भरतपुर ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस जो यहाँ पे झील है उसका नाम है मोती झील। मैंने आपको बता रखा है मोती झील, जो आप लोगों को नदियाँ पढ़ाई थी उसमें एक जगह पे जिक्र हुआ था मोती झील का। इसको भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफलाइन, मोती झील को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक फेमस एक और यहाँ पे बांध कह लो या झील कह लो, बांध की वजह से बनने वाला झील कह लो, ठीक है, बंद बरेठा, ठीक है, बंध बरेठा, वो कहाँ पे है, वो भी भरतपुर ज़िले में ही है, ठीक है। भरतपुर के बाद जो अगला, ध्यान रखिएगा मोती झील इंपॉर्टेंट है। बंद बरेठा के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे झील के ऊपर, क्योंकि बंद बरेठा नाम से एक अभ्यारण्य भी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कहाँ पर पड़ता है ये पूछ लेता है, बंद बरेठा अभ्यारण्य किस ज़िले में आता है ये पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला जो मेरे पास ज़िला आता है वो है धौलपुर। धौलपुर ज़िला, धौलपुर ज़िले के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है मचकुंड, मचकुंड, ठीक है। इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, मचकुंड को राजस्थान में तीर्थों का भांजा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही नाम दिए गए हैं, बाद में लगा दिया गया है किसी के लिए डिस्क्रिप्शन, राजस्थान में ऐसे ही है, ठीक है। तो आप ज़्यादा ना सोचें कि ऐसा कैसा नाम रख दिया, भाई ऐसा ही है, ठीक है। तो मचकुंड इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसको एक अजीब सा ही हमने आगे उसके हमने कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है, मचकुंड के आगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और तालाब है, तालाब शाही, एक और झील है, एक और लेक है जिसका नाम है तालाब शाही, धौलपुर में, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद अगला ज़िला जो आया भरतपुर के अंदर वो आया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर कुछ बांध हैं, कुछ तालाब हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट कौन सा इसमें है, केवल एक मानसरोवर, केवल ये एक इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। बाकी इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हैं नाम केवल उनके लिख लें आप, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राजबाग, राजबाग, मलिक तालाब, लाटपुर बांध, लाटपुर बांध, पद्म तालाब, ठीक है, और गिलई सागर। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक याद रख लें केवल मानसरोवर, तो काम चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछने वाला। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा सवाई माधोपुर में से। ठीक है, तो ये मेरे कंप्लीट हुआ भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के बाद अगला देखते हैं। भरतपुर संभाग के बाद अगला जो आया वो आया जयपुर संभाग। 5वें पे पहुंच चुके हैं हम लोग। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में वही हम सबसे पहले किसको देखेंगे, जयपुर को देखेंगे। जयपुर ज़िला, जयपुर ज़िले में भाई देखिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट झीलें बनी हुई हैं। तो एक तो है सबसे पहले रामगढ़ बांध या रामगढ़ डैम। ठीक है, पहला तो ये है। इसके बाद जो है वह है मावठा। ठीक है, मावठा इम्पोर्टेंट है भाई, आमेर के नीचे जो है मावठा। ठीक है, गलताजी, गलताजी भी फेमस है, इम्पोर्टेंट है। देखिए जयपुर के सारे फेमस हैं। गलताजी, गलताजी में दरअसल एक मैं कहूँ पानी ऊपर से नीचे गिरता रहता है, कुंड टाइप बना हुआ है गलताजी में। ठीक है, गलताजी के बाद देवयानी झील, देवयानी झील। ठीक है, इसे तीर्थों की नानी कहा गया है, सारे रिश्तेदार हैं भाई तीर्थों के, तीर्थों की नानी, नानी चाचा मामू सब मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है छापरवाड़ा। छापरवाड़ा बांध, ये जयपुर की सबसे बड़ी झील है भाई। ठीक है, तो जयपुर ज़िला हमारा हुआ कंप्लीट। मावठा, रामगढ़ ये याद रख लें, गलताजी याद रख लें, बाकी इनको छोड़ देना दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुश्किल ही पूछेगा। जयपुर ज़िले के बाद जयपुर संभाग में अगला जो ज़िला आता है वो है अलवर। अलवर में भाई यही क्वेश्चन बनेगा और तो कुछ नहीं बनने वाला। सिलीसेढ़, सिलीसेढ़, सिलीसेढ़। ठीक है, विनय सिंह जी ने, विनय सिंह शासक थे अलवर के, अपनी रानी के लिए इसका निर्माण करवाया था। विनय सिंह ने अपनी जो इनकी रानी थी, इनकी पत्नी थी शीला देवी, और उसी से नाम निकलता है सिलीसेढ़। ठीक है, शीला देवी, पत्नी शीला देवी, इनके लिए इन्होंने हरे पहाड़ों के बीच में कहीं निर्माण करवाया सिलीसेढ़ का। ठीक है, आज के समय बहुत ज़्यादा फेमस पिकनिक स्पॉट बन चुका है अलवर के लोगों के लिए। ठीक है, सिलीसेढ़ ध्यान रखिएगा, अलवर के अंदर यही एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है इसके ऊपर। सिलीसेढ़ झील जो है वो कहाँ पर है, अलवर में है। ठीक है, इसके बाद एक और जो फेमस है वो है दौसा ज़िले के अंदर, आप लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा, दौसा ज़िले में चांद बावड़ी।
ठीक है। आभानेरी की बावड़ी भी कहते हैं, इसे चांद बावड़ी भी कहते हैं। कहाँ पर है चांद बावड़ी? दौसा जिले में एक जगह है आभानेरी। आभानेरी की बावड़ी भी कह देते हैं इसे कई बार, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो। इसका जो निर्माण था, निर्माण किसने करवाया भाई? इसका भी निर्माण लिख देता हूँ, किसने करवाया? विनय सिंह जी ने करवाया। इसका निर्माण कराया जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उनमें से एक फेमस शासक हुए भोज प्रथम, जिनको मेहर भोज भी कहा गया। भोज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था चांद बावड़ी का। और सबसे ज़्यादा स्टेप वेल जो हैं, स्टेप्स जो बने हुए हैं किसी बावड़ी में, वो इसी में है। सबसे मतलब सबसे ज़्यादा एक प्रकार से कह लें गहरी कौन सी बावड़ी है राजस्थान में, वो चांद बावड़ी है, ठीक है। स्टेप सबसे ज़्यादा इसके अंदर बने हुए हैं चांद बावड़ी में। चलिए, दौसा के बाद अगला जो ज़िला आया सीकर, ठीक है, सीकर जिला। सीकर के अंदर केवल एक बात, रायपुर बांध है। रायपुर बांध, इधर तो कोई वैसे भी नदी नहीं है, तो कहाँ से यहाँ पे झीलें वगैरह आएंगी सीकर झुंझुनू के अंदर, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद आखिरी आया ज़िला इसके अंदर जयपुर ज़िले में झुंझुनू। JJN लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, झुंझुनू ज़िले की बात हो रही है। झुंझुनू ज़िला, झुंझुनू ज़िले के अंदर कुछ फेमस से हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। झुंझुनू ज़िले में है पहले तो मेड़तड़ी जी की बावड़ी, ठीक है। इसके बाद पन्ना लाल शाह का तालाब, इसके बाद लोहारगल, ठीक है। इसके बाद अजीत सागर, ठीक है, अजीत सागर, ठीक है। पन्नालाल शाह जी का तालाब जो है, इसके किनारे विवेकानंद जी ठहरे थे एक बार। इसके किनारे जो कमरा है उसमें विवेकानंद जी ठहरे थे, पन्नालाल शाह जी का तालाब, ठीक है। ये इसके बारे में जानकारी है एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये झुंझुनू ज़िला हुआ, इसमें ये सारी हमें मिलती हैं झीलें, ठीक है। तो इसके साथ कंप्लीट हुआ मेरा जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग के बाद अगला जो आएगा हमारा जोधपुर संभाग, ठीक है। अगला संभाग हम लोग लेंगे, 2 ही संभाग बचे हैं बस, जोधपुर बचा है और एक बीकानेर बचा है। छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनमें, कुछ एक इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले ही मार्क कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आया मेरा जोधपुर संभाग, छठा संभाग आएगा। चलिए, जोधपुर संभाग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जोधपुर संभाग के अंदर सबसे पहले तो हम जोधपुर की ही बात करेंगे। जोधपुर ज़िला, जोधपुर ज़िले में सबसे पहले कायलाना झील, कायलाना, ठीक है, और एक है तख्त सागर, तख्त सागर, ठीक। इन दोनों झीलों के अंदर जो पानी आता है वो आता है IGNP से। IGNP वर्ड मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। IGNP का पानी कितने आता है? कायलाना झील और तख्त सागर में, ठीक है।
ठीक है भाई, बात यहाँ तक। IGNP मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से इनमें पानी आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो और झील हैं जोधपुर ज़िले के अंदर, गुलाब सागर, उम्मेद सागर, उम्मेद सागर, ठीक है। और उम्मेद सागर के बारे में बता दूं, उम्मेद सागर नाम से बारां और भीलवाड़ा में भी है, बारां और भीलवाड़ा में भी उम्मेद सागर नाम से झीलें हैं, ध्यान रखिएगा, में भी लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। मतलब उम्मेद सागर झील जो है वो बारां और भीलवाड़ा में भी है इस नाम से, यही झील को उठा के तो नहीं ले जा सकते आप वहाँ पे, ठीक है। उम्मेद सागर के बाद एक और है बाल समंद। बाल समंद के ऊपर बार बार पूछ लेता है, देखो, क्योंकि देखो आप समझो बात को, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो समंद इस्तेमाल हो रहा है, और समंद वर्ड जो है ये हमने दरअसल राज समंद के साथ देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है। और उसके अंदर ही एक उसके पास एक और थी नंद समंद। तो बच्चों को लगता है कि समंद वर्ड जो है ये राज समंद के साथ चल रहा है, तो राज समंद में कहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बाल समंद जो झील है वो जोधपुर के अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। इन चीज़ों को आप देख लिया कीजिए, ध्यान रखिए। तो इसके अंदर वैसे सारी इंपॉर्टेंट हैं, जोधपुर ज़िला अपने आप में इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक है, कायलाना तक सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा जोधपुर ज़िला, ठीक। अब जोधपुर के बाद अगला ज़िला जो आता है जोधपुर संभाग के अंदर वो है जैसलमेर। जैसलमेर ज़िला बहुत थोड़ी सी इसके अंदर हैं, राम सरोवर, और एक और है परचा बावड़ी। ये परचा बावड़ी नाम क्यों पड़ा भाई? देखिए, मुझे कहानियाँ याद नहीं है और ना मैंने शौक़ रखता हूँ कि किसने पर्चे बांटे थे और क्यों बांटे थे, मुझे नहीं, मतलब क्योंकि एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछने वाला, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कीजिए। मैंने नहीं की थी, देखिए, ऐसे स्टडी, क्योंकि जो लोग इन बातों में उलझ जाते हैं, इसने उसको मारा था, क्यों मारा था, किसने मारा था, किसने पर्चे बांटे थे, क्यों बांटे थे, तो वो लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई की जगह इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, वही कहानियाँ सुनते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता किसने पर्चे बांटे थे, इस वजह से इसका नाम परचे बावड़ी पड़ा। आपको वैसे ही पता होना चाहिए परचा बावड़ी कहाँ पर है, ठीक है, लिखवा देता हूँ। फिर भी रामदेव जी ने आज चमत्कार किया था, ठीक है, रामदेव जी ने आज चमत्कार किया था, जो हमारे एक लोक देवता हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। उन्होंने कुछ पर्चे वर्चे बांटे थे, मुझे कहानी नहीं पता पूरी, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं? जैसलमेर के अंदर हैं, ठीक है। इसके बाद अगला ज़िला जो आता है वो है जालौर। जालौर में एक जगह है भीनमाल, जहाँ पे चंडीनाथ की बावड़ी है, चंडीनाथ की बावड़ी भीनमाल में है। भीनमाल कहाँ पे पड़ता है? जालौर ज़िले में ही पड़ता है भीनमाल, ठीक है। तो ये कहानी हुई जालौर की। अब एक और दो ज़िले बचे हैं जोधपुर के, एक तो है पाली। पाली के देख लेते हैं पहले। सरदार समंद, फिर से देखिए समंद आया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये समंद वाले, ठीक है। चोपड़ा बांध, चोपड़ा बांध, जवाई डैम, ये तो आप लोगों को पता है, मैंने ये कवर करा दिया था नदियों के अंदर। फिर भी हेमावास डैम, ये भी मैंने नदियों में कवर करवा दिया था, ठीक है। तो पाली के ये हुए, ठीक।
जवाई डैम याद रखिएगा कहाँ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो आखिरी इसके अंदर संभाग में ज़िला बचा है, जोधपुर संभाग में आखिरी जो ज़िला बचा है सिरोही। सिरोही ज़िले की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। और सिरोही ज़िले में एक ही फेमस झील है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे इंडिया से यहाँ लोग घूमने आते हैं, नक्की झील। ऐसा कहा जाता है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के इस झील को बनाया था, ठीक है। देवताओं ने, मान्यता है भाई ऐसी, देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोद के बनाया था, नाखून से खोदा था, ठीक है। ये मान्यता है, लेकिन वास्तविकता में देखो मान्यताओं में और ज्योग्राफिकल एविडेंस में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे भी फ़र्क हमें मिला। दरअसल ये क्रेटर्स की वजह से बनी है, ठीक है। किसकी वजह से बनी है? क्रेटर की वजह से बनी है नक्की लेक, ठीक है। कहाँ पर है ये? माउंट आबू में। जब आप ऊपर जाते हैं माउंट आबू की तरफ तो वहीं माउंट आबू के मेन माउंट आबू में नक्की लेक आपको मिलता है, वहाँ पे है ये। एक सेकेंड, ये एक क्रेटर झील है, ठीक है। कैसी झील है ये? क्रेटर झील। मान लीजिए एक बड़ा सा गड्ढा हो जाए, ठीक है। नेचुरल अकरिंग गड्ढा जो होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर वर्ड जो है एसोसिएटेड है मून के साथ, ठीक है। हमारा जो मून है, चंद्रमा है, उसके बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं, वो क्रेटर कहलाते हैं दरअसल, ठीक है। तो ये जो गड्ढा है नेचुरल गड्ढा है, इस वजह से ये जो झील है ये सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील नक्की झील, ठीक है। इस झील के किनारे एक बहुत पहुँचे हुए योगी संत थे, उन्होंने बैठ के एक यहाँ पे एक यज्ञ किया था और उसमें से आग जला के कुछ जातियों को बाहर निकाला था, जिन्होंने यहाँ पे बाद में जाके वो राजपूत जाति कहलाया। वो सारी कहानी आप राजपूतों की उत्पत्ति में पढ़ लीजिएगा, ओरिजिन ऑफ राजपूत, ठीक है। तो वो नक्की झील के किनारे की कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बात मैं बताऊँ इसके बारे में, नक्की झील के बारे में। तो ये गरासिया जाति दरअसल यहाँ रहती है। गरासिया जनजाति ही कहलाती है, ठीक है। जनजाति, ट्राइबल पीपल ही हैं। तो गरासिया जनजाति का दरअसल कुंभ है ये। दरअसल वो अपने सगे संबंधियों की अस्थियां यहीं विसर्जित करते हैं नक्की झील के अंदर ही, ठीक है। और आज के समय बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है नक्की झील। और इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से, माउंट आबू के अंदर होने की वजह से, जब सर्दियां पड़ती हैं तो नक्की झील के ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है बर्फ़ की। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ऊंची झील कहाँ पे, नक्की झील कहाँ पे है? माउंट आबू में। जमने वाली झील नक्की झील राजस्थान की है, ठीक है। एक क्रेटर झील है, सबसे गहरी है, गरासिया जनजाति का कुंभ है। और मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने अपने नाखून से खोद के बनाया, इसलिए इसका नाम नक्की झील है, ठीक है। ये इसके ऊपर जानकारी है, इससे ज़्यादा आपसे कोई नहीं पूछने वाला नक्की झील के ऊपर, ठीक है। चलिए कहाँ पर है? सिरोही ज़िले में आती है ये, सिरोही ज़िले में, माउंट आबू में। चलिए अब अगले संभाग की बात कर लेते हैं। अगला संभाग, आखिरी संभाग जो बचा हमारा, आखिरी संभाग जो बचा वो बीकानेर संभाग बचा है हमारा। बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में वही कौन कौन से इसमें ज़िले आते हैं? सबसे पहले भाई मैं बीकानेर ले लेता हूँ। 4 ही इसमें ज़िले आते हैं बीकानेर ज़िला। तो बीकानेर ज़िले में अनूप सागर बीकानेर में ही है, शहर बीकानेर में। इसके अलावा सूर सागर, सागर नामक झीलें जोधपुर और कोटा में भी हैं।
थोड़ी देर पहले हमने देखा था उम्मेद सागर के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, सूर सागर नामक झीलें जो हैं वो जोधपुर और कोटा में भी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो एक ज़िले में, इस ज़िले में एक और इम्पॉर्टेंट झील है, उसका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, कोलायत झील। कोलायत एक कस्बा है जो बीकानेर में ही पड़ता है। कोलायत झील कोलायत में पड़ती है, कोलायत जगह का नाम भी है। ठीक है, ये बीकानेर में ही है। ठीक है, इसके अलावा गजनेर भी है। गजनेर और गंगा सरोवर। ठीक है, गजनेर झील, गंगा सरोवर। सॉरी, गजनेर में जो झील है उसका नाम गंगा सरोवर है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। गजनेर में जो झील है उसका नाम क्या है? गंगा सरोवर। तो कई बार क्या बोलते हैं इसको, गजनेर झील भी बोल देते हैं गंगा सरोवर को। ठीक है, गजनेर झील भी बोल देते हैं किसको? गंगा सरोवर को। ठीक है, चलिए बीकानेर मेरा ख़त्म हुआ, हटा देता हूँ यहाँ से। बीकानेर के बाद अगला जो ज़िला आया वो आया गंगानगर। श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर के अंदर गुरुद्वारा में एक जोहड़ है, इसका नाम है बुढ़ा जोहड़ या बूढ़ा जोहड़ या बुढ़ा जोहड़, जैसे भी आप लिखना चाहें। बूढ़ा कर देता हूँ मैं, बूढ़ा जोहड़। वाटर कंजर्वेशन एक टेक्निक है और उससे हम बनाते हैं जोहड़। दरअसल पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका है ट्रेडिशनली। ठीक है, तो बूढ़ा जोहड़ नाम रख दिया, किसी गुरुद्वारे में है, कहाँ पे? श्री गंगानगर में। ठीक है, तो इसके साथ मेरे समाप्त होते हैं सारे के सारे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए लेक्स। ठीक है, मैं पहले सॉल्टी लेक्स कंप्लीट कर चुका हूँ और अब मैंने सभी संभागों के अंदर जो जो लेक्स हो सकते हैं वो सारे आपको पढ़ा दिए। ठीक है, कोलायत झील का ध्यान रख लेना भाई, कहाँ पे है? अनूप सागर का ध्यान रख लेना कहाँ पर है। ठीक है, बीकानेर ज़िले के अंदर, मैंने वो लिखवाया नहीं आपको। ठीक है, हाँ, हनुमानगढ़ भी बचा है, एक रुकिए, हनुमानगढ़ भी बचा है। वैसे अगर मैं नहीं भी लिख पाता तो भी आप इसको तो कर लेते। इसके किनारे है तलवाड़ा, तलवाड़ा झील बता रखा है आपको। इसमें किसका पानी आता है? तलवाड़ा में घग्गर का पानी आता है, घग्गर का पानी आता है। घग्गर नदी का पानी किस में आता है? तलवाड़ा में आता है, बता रखा है आपको मैंने जब घग्गर पढ़ाई थी तो। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में ही है वो। ठीक है, तो इसके साथ सारे के सारे जो मेरे झीलें हैं, झीलों वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। राजस्थान की सारी झीलें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाया है आप लोगों को, इसके बाहर से शायद ही कुछ आएगा, कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके निकाला गया मटेरियल है, तो इस वजह से आप लोगों को शायद ये ऑनलाइन वीडियोस में पूरा नहीं मिलेगा। काफ़ी सारा तो इससे रिलेटेड मिल जाएगा लेकिन शायद पूरा नहीं मिलेगा, और बुक्स के अंदर भी शायद पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए 2-3 जगहों को मैंने इकट्ठा करके बनाया है ये मटेरियल। और आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे मेरे मटेरियल को मैं अपलोड कर दूं। देखिए मैं उसे कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सचेत करूंगा कि वो मटेरियल जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कहीं ना कहीं अधूरा है, लेकिन देखिए अभी आपको केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो चल जाएगा अभी के लिए तो। लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मटेरियल के अंदर भी मैं और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, तब जाके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखिए पढ़ाना मैं समझता हूँ ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं छोटी आधी अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता आपको, और कई ऐसी जानकारी मैं खुद फ़िल्टर कर देता हूँ जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड नहीं है, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अभी भी आप लोगों के पास समय है, आप लोग पढ़ते जाइए साथ में। और अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं राजस्थान की इकोनॉमी को शुरू करूँ। इंडियन इकोनॉमी से देखिए क्वेश्चन इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहेंगे आप लोगों के लिए अभी समझना, क्योंकि देखिए इंडियन इकोनॉमी अपने आप में थोड़ी सी वास्ट है, तो समझना अभी थोड़ा सा आप लोगों को टिपिकल भी रहेगा, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा राजस्थान इकोनॉमी आपको पहले शुरू कर दूं, क्योंकि देखिए राजस्थान इकोनॉमी में क्वेश्चंस जो हैं वो कंसेप्चुअल नहीं होते हुए फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है।
ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता तो मैं कोशिश करूँगा, ज्योग्राफी तो आपको पढ़ाता ही रहूँ, साथ ही साथ उसमें 1-2 वीडियो आपके 1 दिन या 2 दिन में आपको राजस्थान में जो आपका इकोनॉमिक रिव्यू है और राजस्थान इकोनॉमी है उसके ऊपर मैं वीडियो बना के डालूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले बार मिलते हैं अपन लोग। ठीक है, थैंक यू।